हाय दोस्तों, आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है लिविंग हेट्रोजेनिटी। ये एक लिविंग हेट्रोजेनिटी होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ के बारे में हम इसमें बात करते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कितनी स्पीशीज होती है, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी उसे रोजन ने दिया था और बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड करी गई थी एडवर्ड विल्सन द्वारा। बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड करी गई थी एडवर्ड विल्सन के द्वारा, इसे पॉपुलराइज्ड किया गया था। अब आगे चलें तो आगे हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मिलता है कि हमारे पास 20,000 स्पीशीज यानी 20,000 स्पीशीज हमारे पास एंड्स की होती है, ऑर्किड्स की होती है, और 28,000 स्पीशीज हमारे पास फिशेस की होती है, यानी कि 28,000 प्रजाति हमारे पास फिशेस की है। और वहीं पे 3 लाख स्पीशीज हमारे पास बैटल्स की होती है। अब इसी में आगे चलें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब निकाला जाता है कि कितनी वो है, तो हमें मिलता है कि 70% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 70% एनिमल्स की स्पीशीज होती है, बाकी 22% प्लांट्स और फंगाई की होती है, और बाकी जो 8% होता है ना वो अदर्स का होता है। और एक्सट्रीम एस्टिमेशन बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है 20 से 50 मिलियन है, जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन रॉबर्ट में ने कहा कि ये 7 मिलियन है। रॉबर्ट में ने दिया कि 7 मिलियन है, जिसमें से 22% डिस्कवरेबल है, और इंडिया में 1/4 स्पीशीज मिल जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड की, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 3 टाइप की होती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरी होती है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, तीसरी होती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन्स के वेरिएशन से आती है, जीन्स के वेरिएशन से आ सकती है, एलेलिक वेरिएशन से आ सकती है, क्रोमोसोम के वेरिएशन से आ सकती है, और इसका एग्जांपल होता है हमारे पास प्रोवोल्फिया। और दूसरी होती है हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीशीज के रिचनेस और स्पीशीज के इवननेस के, स्पीशीज के रिचनेस और स्पीशीज के इवननेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट में हमारे पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। हमारे पास वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में, क्योंकि एक एरिया में स्पीशीज रिचनेस का मतलब ये होता है कि एक एरिया में हम 2 एरिया लेते हैं, मान लीजिए 2 फॉरेस्ट लेते हैं, एक जैसे एक ही एरिया में। अब एक जगह पे स्पीशीज का नंबर कम है, दूसरी जगह पे ज़्यादा है, तो जहाँ स्पीशीज का नंबर कम है तो वहाँ स्टेबिलिटी कम, बायोडाइवर्सिटी कम, और जहाँ स्पीशीज का नंबर ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। और दूसरा होता है स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस तब होता है जब इन्हीं एरियो में अगर सेम स्पीशीज हैं, लेकिन उनको खाने वाले कार्निवोरस की स्पीशीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर दोनों एरिया में 50-50 स्पीशीज हर्बीवोर हैं, लेकिन खाने वाले 50 की जगह एक एरिया में आ गए 70 कार्निवोरा आ गए, और दूसरे एरिया में आ गए 50 के ऊपर 25 कार्निवोरा। तो आप देख सकते हो कि स्पीशीज इवननेस में अब कार्निवोरा ज़्यादा हो गया हार्बीवोरा से एक फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे स्पीशीज इवननेस हो जाएगा। वहीं पे जहाँ पे कार्निवोरा कम है वो आराम से खा सकते हैं, उनको भी रिप्रोड्यूस करने को देंगे, उनको भी मतलब कि बनाए रखेंगे, तो कह सकते हैं वो स्पीशीज रिच एरिया हो गया, उधर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो गई, क्योंकि वहाँ पे कार्निवोरा कम है और वहाँ पे कार्निवोरा ज़्यादा है। फिर आती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो होती है एल्पाइन मीडोज, रेन फॉरेस्ट और अमेज़न जंगल, इन सब में अलग अलग होती है, मतलब कि जो कि इकोसिस्टम पे वैरी करती है। सबका इकोसिस्टम अलग अलग होता है, और जहाँ का इकोसिस्टम के हिसाब से वो उधर के प्लांट होंगे, और प्लांट को खाने वाले वो वही
हर्बीवोरस आएंगे। हर्बीवोरस जो जिस प्लांट को खाता है वही हर्बीवोरा आएगा, और हर्बीवोरा के पीछे कार्निवोरा आएगा। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं कि इंडिया में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। नॉर्वे के कंपेयर में इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। अब हम जाएँ तो हमें 3 कर्व देखने को मिलते हैं। हमें 3 कर्व देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कर्व आता है हमारे पास इंसेक्ट का, इंसेक्ट वाला वर्टिब्रेट्स का आता है, फिर इनवर्टिब्रेट्स का आता है। सॉरी, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स का आता है जिसे इंसेक्ट का कर्व बोलते हैं, फिर वर्टिब्रेट्स का आता है, फिर प्लांट्स का आता है। तो ये कर्व एनसीईआरटी में अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर मैं कहूँ कि रॉबर्ट में ने हमें बताया था 7 मिलियन स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, जिसमें से 22% डिस्कवरेबल है, और इंडिया में 1/4 मिल जाती है। इंडिया में 1/4 मिल जाती है। और इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था कि मैन का ये जो आने वाला इवोल्यूशन चल रहा है, मैन के इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहे हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ये ऑल ओवर द स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीशीज कैन वैनिश विद इन 200 ईयर्स। आने वाले 200 सालों में ये सारी स्पीशीज खत्म हो सकती हैं ड्यू टू ह्यूमन पर्पस। ह्यूमन पर्पस का मतलब ह्यूमन के इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो गया। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन के पर्पस से, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हम बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल सकते हैं काफ़ी स्पीशीज़ को, जैसे कि फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल रिवर में छोड़ा जाता है, और रिवर से एक्वाटिक एनिमल्स कितने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हम आगे जाएँ तो हमारे पास 3 कर्व मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज है उसका 70% एनिमल होते हैं। 70% एनिमल में भी हमारे पास 70% में से 70% हमारे पास 70% इंसेक्ट्स होते हैं। 70% इंसेक्ट होता है और 70% इंसेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो पहला जो आपको कर्व मिलेगा उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा आएंगे। आप उसको CMI से याद कर सकते हो, और बीच की जगह CM/I ये मैंने नोट में डाल रखा है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इंसेक्ट का नंबर ज़्यादा, फिर अदर्स का, फिर मोलस्क का, फिर क्रस्टेशियंस का। तो ऐसे आपको याद कर सकते हो। और अगला जो कर्व है वर्टिब्रेट्स का, उसे भी आप याद कर सकते हो। तो ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर हम आगे चलें तो हमें बताया जाता है कि भारत यानी कि हमारे इंडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया को कवर करता है। 2.4% लैंड एरिया कवर करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, जिसमें से 8.1% बायोडाइवर्सिटी इंडिया की है। 8.1% बायोडाइवर्सिटी इंडिया की है, और ये 12 मेगा डाइवर्सिटीज में रखा जाता है। हमारा जो इंडिया है वो 12 मेगा डाइवर्सिटीज में से एक है, जिसकी पोजीशन 8th है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसकी पोजीशन 8th है। फिर हम आगे जाएं तो हमें कर्व देखने को मिलते हैं। हम जाएं अब कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास जो है हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और उसके कंपेयर में थोड़ा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, पोल्स की तरफ कुछ जाते जाएंगे। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ को जाएंगे देन बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे डिक्रीज करने लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो इक्वेटर पे कोलंबिया, और फिर उसके ऊपर न्यूयॉर्क 22.5 पे होता है, और फिर उसके ऊपर और जाओगे तो ग्रीनलैंड जो कि पोल्स के पास मिलता है। तो कोलंबिया पे जो है 1400 स्पीसीज मिलती है हमें, 1400 बर्ड्स मिलते हैं सॉरी। और वहीं पे हम जाएं न्यूयॉर्क में हमारे पास 105 यानी 105 बर्ड्स मिलते हैं, और फिर ग्रीनलैंड पे चले जाएं तो हमें 56 बर्ड्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे नंबर एकदम से घट गया। हम इक्वेटर से पोल की तरफ हो गए, घट गया। अब इंडिया में जो है 1200 बर्ड्स मिलते हैं। क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर के पास का एरिया, इक्वेटर के पास है, नियर द इक्वेटर है। अब ये ऐसा क्यों है कि इक्वेटर के पास मिलते हैं? क्योंकि इक्वेटर के पास
सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, और सनलाइट ज़्यादा पड़ती है इस वजह से अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो प्लांट के अंदर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है अपना फूड बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी दे रहा है, प्रोडक्टिविटी अच्छी देगा तो इसका मतलब उसको खाने वाले हार्बीवोर ज़्यादा आएंगे, हार्बीवोर ज़्यादा होंगे तो कार्निवोर भी ज़्यादा होंगे। और दूसरा रीज़न ये होता है क्योंकि लेस सीजनल होता है, एकदम से सडनली इसका सीज़न वेरी नहीं करता जैसे पोल्स पे कर जाता है, इसका लेस सीजनल होता है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, इसीलिए कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, सनलाइट ज़्यादा होती है इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। फिर हम जाएँ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। अब डेविड टिलमन ने हमें दिया था कि बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, जिसके लिए उन्होंने एनसीईआरटी में एक कर्व दिया गया है। एनसीईआरटी में एक कर्व दिया गया है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो उसकी जो कि हाइपरबोलाइक कर्व है, जो वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस को दिखाता है और एक्स एक्सिस पे एरिया को दिखाता है, और ये कर्व हाइपरबोला है जिसके में इक्वेशन लिखिए s इज इक्वल टू सी ए की पावर z। अब ये जो z है ये रिक्रिएशन कोफिशिएंट है, ये जो z है ये यहाँ पे हमारे पास रिक्रिएशन कोफिशिएंट है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन एट द टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा लेकिन बायोडाइवर्सिटी बढ़ने के बाद वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगी। और ये इसलिए होगी इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वजह से, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वजह से होगी। अब इस कर्व को पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एनसीईआरटी में ही हमें इसे लॉग में कन्वर्ट करके दिया है, लाइन स्ट्रेट लाइन कर्व में हमें इसे कन्वर्ट करके दिया है। तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, और z मैंने आपको बताया ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। अब छोटे देश जो होते हैं स्मॉल कंट्रीज के लिए जैसे कि ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के लिए ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 0.1 से लेकर 0.2 होती है, लेकिन वहीं पर ये बड़े देशों के लिए, बड़ी कंट्रीज के लिए, बिग कंट्रीज के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है 0.6 से लेके 1.2 तक होती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास रीवेट-पॉपेट का हाइपोथेसिस, जिसे पॉल इनरिच ने दिया था। रीवेट-पॉपेट का हाइपोथेसिस जिसे पॉल इनरिच ने दिया था। इन्होंने कहा कि आप एक एरोप्लेन ले सकते हो, एरोप्लेन को आप एक इकोसिस्टम मान लो, पूरा इकोसिस्टम बोल दो, जब इकोसिस्टम मान लो, और उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे, वो रिवेट्स हैं। अब एरोप्लेन के अगर एक भी पार्ट में दिक्कत आती है तो पूरे प्लेन पे दिक्कत पड़ती है, यानी कि अगर रिवेट्स पे दिक्कत पड़ेगी तो एरोप्लेन में दिक्कत होगी, एक भी पार्ट में दिक्कत होती है। और वहीं पे फ्लाइंग रिवेट्स जिन्हें बोला जाता है, फ्लाइंग व्हील्स जो उसे उड़ने में मदद करते हैं, अगर उनमें हल्की सी भी दिक्कत होती है तो प्लेन क्रैश तक हो जाते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो अब अगर हम एक प्लेन को इकोसिस्टम मान रहे हैं और रिवेट्स को हम अगर स्पीशीज मान लें, अगर स्पीशीज में दिक्कत आएगी तो इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, और वहीं पे फ्लाइंग रिवेट्स यानी कि अगर की स्पीशीज में दिक्कत आई तो इकोसिस्टम बैडली इफेक्ट हो सकता है, उसके बहुत बुरे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इकोसिस्टम का ये यहाँ पे कवर हो जाता है रीवेट-पॉपेट का हाइपोथेसिस जिसे पॉल इनरिच ने दिया था। फिर हम आगे चलें तो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है इनवर्टिब्रेट्स की, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, मोर देन 40,000 यानी कि 40,000 प्लांट से ज़्यादा होते हैं, और 5,000 फिशेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं हमारे पास 1,800 बर्ड्स होते हैं,
और एम्फीबियंस 400, एम्फीबियंस और मैमल्स का नंबर सेम होता है जो कि 427 होता है, और वहीं पे रेप्टाइल्स का नंबर 378 यानी कि 378 होता है। और इसको सीक्वेंस में याद रखना है, तो इसका होता है, इसका निमोनिक होता है हमारे पास IPF बार, IPF बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट पर यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और एक बात और, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेट, ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेट रीजन के कंपेयर में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो नियर द इक्वेटर होते हैं, और टेम्परेट जो होते हैं अवे होते हैं, इक्वेटर से बहुत ही दूर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 10 टाइम्स मोर स्पीशीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन से ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगी, 10 गुना ज़्यादा मिल सकती है टेम्परेट रीजन के कंपेयर में। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। और बायोडाइवर्सिटी और रेन फॉरेस्ट की हम देख चुके हैं। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की मैं आपको बात बताऊँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है, इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 ऐसे प्राणी जो लॉस करवाते हैं बायोडाइवर्सिटी का, जिसे हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन जो हुआ है वो ह्यूमन के कोलोनाइजेशन से पहले हुआ है, और ये 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, यानी कि 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, या कह सकते हैं मोर देन 3 बिलियन ईयर अगो ड्यूरेशन जो है इसकी। और सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो है वो 100 से 1000 गुना, यानी कि 100 to 1000 टाइम्स फास्टर चल रहा है एज कम्पेयर टू फिफ्थ मास एक्सटेंशन से 100 to 1000 टाइम्स फास्टर चल रहा है। अब ये इतना फास्टर क्यों चल रहा है, इसका भी पर्पस यही है, ये इसीलिए फास्टर चल रहा है। इसका फास्ट चलने का रीज़न ही ह्यूमन का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन का एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन बनाए जा रहा है, पेड़ों को काट के करे जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुसे जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना लगे जा रहा है जो अपने इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसे कह सकते हैं 100 to 1000 टाइम्स फास्टर चल रहा है एज कम्पेयर टू फिफ्थ मास एक्सटेंशन से। और 2004 में IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में एक रेड लिस्ट दी गई, जिन्होंने इन्होंने बताया कि पिछले 500 सालों में हम 784 यानी कि 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसमें 87 प्लांट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे और 338 वर्टिब्रेट्स थे। तो आप देख सकते हो 784 यानी 784 स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, 87 पौधों की थी, और 359 यानी कि 359 जिसे बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स की थी, और 338 वर्टिब्रेट्स की थी। और इन पिछले 20 सालों में हम 27 स्पीशीज हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट कर दिया हमने, खो दिया, जिसमें डोडो, क्वाका, थाइलासिन, स्टेलर्सिका, ये ऐसी स्पीशीज थी, और बाली जावन कैस्पियन जो कि टाइगर की स्पीशीज होती है, ये भी थी, सब स्पीशीज भी जिन्हें बोलते हैं। तो इतना देखने के बाद अब इन्होंने एक चीज़ और बताई कि हमारे पास 15,500 स्पीशीज थ्रेटन में, यानी कि या कह सकता हूँ उससे ज़्यादा स्पीशीज, 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज थ्रेटन में, मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे है। इतना हो जाने के बाद अब हम 4 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के उन 4 एनिमल, ये 4 ऐसे फैक्टर पड़ते हैं जो इसको इंक्रीज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को घटाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम इसे कहो से याद रख सकते हैं, CAHO, यहाँ कहो की स्पेलिंग अलग है, आप देख सकते हो। C जो है को एक्सटेंशन को डिनोट करता है, C जो है को एक्सटेंशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। हम पढ़ रहे थे को एक्सटेंशन का मतलब ही होता है अगर एक स्पीशीज खत्म हुई तो जो उस पर डिपेंड कर रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं
प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म का मतलब यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे युक्का और मॉथ का एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर मॉथ खत्म हो गया तो युक्का अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉथ ही एक ऐसा इंसेक्ट है, इतना स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है जो युक्का को पोलिनेट करवा सकता है। अगर मॉथ खत्म हुआ तो युक्का अपने आप खत्म हो जाएगा, कभी पोलिनेट ही नहीं होता है। और दूसरा आता है हमारे पास, हमने को एक्सटेंशन देख लिया कहो से, हमने सी देख लिया। अब ये पे चलते हैं एलियन स्पीशीज इमेजिनेशन। एलियन स्पीशीज इमेजिनेशन में हम एक ऐसी स्पीशीज लेते हैं जिसको उठा के हम नई जगह पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो नई स्पीशीज पुरानी स्पीशीज को ख़त्म कर देती है। अपने से छोटी स्पीशीज, अपने से छोटे जीव जंतु को खा के ख़त्म कर देती है, या वहाँ पे रह के ख़त्म कर देती है। वो इसलिए क्योंकि उस स्पीशीज़ के वहाँ पे प्रेडेटर्स नहीं होते, उसे खाने वाले नहीं होते। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास नील पर्च की एक फ़िश थी। नील पर्च जो फ़िश थी उसने 200 सिसिली चाइल्ड फिश को ख़त्म कर दिया था, जो छोटी छोटी होती थी। और एक होता है हमारे पास वाटर हाइसिंथ, यूकोर्निया जिसे बोला जाता है, जिसे बंगाल में लाके कोलकाता में की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा गया, और उसने वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स की जान ले ली। इतना ग्रो करा और एक्वाटिक एनिमल्स की जान ले ली, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर ली। और एक होती है पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जिसे बेट के साथ इम्पोर्ट करा गया था हमारे इंडिया में। अमेरिका से बेट के साथ इम्पोर्ट कर दिया था, अमेरिका पता नहीं इंग्लैंड से इम्पोर्ट कर दिया था इंडिया में। और ये जो है काफ़ी सारी डिसीज़ देता है, जैसे एलर्जीज दे देता है, अस्थमा वाली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देता है। और दूसरा ये जो है हमारी सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, हमारी फसलों को भी ख़राब कर देता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स यही ले लेता है। तो पार्थेनियम इंपोर्ट करा गया था। और हमारे पास एक था अफ्रीकन कैटफिश जो थी, इसने इंडोजेनियस कैटफिश को ख़त्म कर दिया था। अफ्रीकन कैटफिश ने इंडोजेनियस कैटफिशेस को ख़त्म कर दिया था। तो एलियन स्पीशीज इमेजिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहूँ से CA हो गया। अब वो देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है व्हेन योर नीड्स कन्वर्ट इनटू ग्रीड, जब आपकी ज़रूरत लालच में बदल जाए, यानी कि इंसान की ज़रूरत जब लालच में बदल गई तब वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। जैसे कि पहले कहते हैं ना, लॉयन भी प्रूडेंट होता है अपने लिए, जितना उन्हें खाना होता है उतना ही खाते हैं, नहीं तो और किसी को टच भी नहीं करते, मारते भी नहीं हैं। और जो वो मारते हैं जितना खाना तो उतना खाएंगे और बाकी का छोड़ देंगे, ताकि उसके आसपास के जो भी एनिमल्स हैं वो भी उसे खा के अपना पेट भर सके। तो यानी दूसरों को भी देखता है, और जब ज़रूरत होता है तभी शिकार करता है, ऐसे नहीं करता इंसान की तरह। तो लायंस प्रूडेंट होता है, लेकिन इंसान प्रूडेंट नहीं होता। तो उसने क्या करा, खा के स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया, जिसमें स्टेलर्सी काऊ आती है, डोडो आता है, स्टेलर्सी काऊ, थाइलासीन क्वागा, ये सारी स्पीशीज़ को उसने खा के ख़त्म कर दिया, स्वाद लेकर उसने ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि नीड जब ग्रीड में बदल जाए तब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब उसके बाद आगे हम चलें, कहो से CA हमने देख लिया, CAH, अब CAO हो गया, हमारे पास H रह गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हम किसी जानवर की हैबिटेट को डिवाइड कर दें, यानी कि हमने हमारे पर्पस से रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमने फॉरेस्ट को बीच में से कट कर दिया। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को में से रोड बना दिया, जैसे कि एक फॉरेस्ट था, जंगल था, हमने रोड बना दिया, तो यानी कि अब जंगल को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर और बना दिया, फिर 4 में कर दिया। तो हम देख सकते हैं जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है पहले 20% ऑक्सीजन देता था, अब 5% देता है। कैसे मतलब लगा सकते हैं, एक
थ्योरेटिकल वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने प्रोडक्टिविटी वहाँ पर कम कर दी, तो क्योंकि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स थे, माइग्रेटरी एनिमल्स थे, जो भी घूम के मतलब कि घूमने फिरने वाले थे, हमने उनकी हैबिटेट में रिडक्शन करवा दिया। तो इसका मतलब इसी वो ब्रीड अपनी मतलब कि रिप्रोड्यूस कम करेंगे, यानी ब्रीड्स कम आएंगी। अब हमारे पास ब्रीड्स भी कम आएंगी और उनकी जो है पॉपुलेशन में भी हमने पॉपुलेशन भी डिक्रीज करेगी, जिसका मतलब इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन को हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अब हम चलते हैं कंजर्वेशन, जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है प्रोटेक्ट करना। हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सबसे हमें 3 रीज़न होते हैं हमारे पास: नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन और एथिकल आर्गुमेंट। नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन और एथिकल आर्गुमेंट। नैरोली यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जब छोटे तौर पर उपयोगी चीज़ों को कंजर्व करा जाए। उपयोगी चीज़ जैसे कि हम कह सकते हैं मेडिसिन, अश्वगंधा टाइप मेडिसिन और पल्सेस यानी दालों के लिए, अपने फूड के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। और ब्रॉडली का मतलब होता है बड़े तौर पे, हमें बड़े तौर पे क्यों कंजर्व करना चाहिए। हमें बड़े तौर पे ऑक्सीजन के लिए, जैसे कि अमेजोन एंड फॉरेस्ट, ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट, हमारे अर्थ का लंग्स है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। 20% ऑक्सीजन अर्थ की ये प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है, ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमें ऐसे कुछ नए जो है इन्वायरमेंट भी देखने को मिलता है, नए इन्वायरमेंट या नए मॉनसून देखने को मिलते हैं, अच्छी सीजन्स देखने को मिल सकते हैं इनकी वजह से। लेकिन जो कि प्राइसलेस होते हैं, तो ब्रॉडली तौर पे बहुत से लोग बाली जाते हैं कुछ नेचर को एंजॉय करने के लिए, इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए, जो कि जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन्हें प्राइस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें तो ये प्राइसलेस है और हमें भी ऑक्सीजन देगा। तो हम कह सकते हैं हमें ब्रॉडली यूटिलाइजेशन इसलिए एथिकल आर्गूमेंट इसके लिए करना चाहिए। एथिकल आर्गूमेंट्स आप देख लेना। फिर कंजर्वेशन जो है 2 टाइप का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट होता है। इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट होता है, जिसमें सबसे पहले हम बताएं 34 हॉटस्पॉट होते हैं हमारे पास। हॉटस्पॉट का मतलब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में, 3 हॉटस्पॉट्स हमारे इंडिया में है, जिसमें सबसे पहले आता है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बुर्मा एंड हिमालयाज आते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे पास। हमें ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन में मिलता है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और 4th जो आता है वो स्केयर्ड ग्रुप्स का मतलब होता है धार्मिक स्थलों के बेस पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर देते हैं। जैसे हिमालय शिव के नाम से जाना जाता है, वहाँ इतने सारे मंदिर, ये सारी चीज़ें होती है, तो हमने वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से कंजर्व कर रखा है देवी देवताओं के बेसिस पे। या कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आदिवासी टाइप, जो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि एनिमल्स को, प्लांट्स को, उनके मरने पर उन्हें सबसे ज़्यादा दुख होता है। हम यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। फिर हम आगे जाएं तो स्केयर्ड ग्रुप्स में सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है खासी जयंती हिल्स आता है। ये कि मेघालय में खासी जयंती हिल्स, अरावली राजस्थान, वेस्टर्न घाट आता है और सरगुजा चंदायन बस्तर जो है ये हमारे पास MP मध्य प्रदेश में होता है। तो खासी जयंती हिल्स मेघालय, अरावली राजस्थान और वेस्टर्न घाट और सरगुजा चंदा एंड बस्तर जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो कि ऑफ साइट होता है।
अब जो इसमें आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और और आता है हमारे पास सीड बैंक एक्सीटू कंजर्वेशन जो है हमें स्टडी करने में मदद करता है। अब इन सिटू एक्सीटू ऑन साइट ऑफ साइट आपने ये तो देख लिया, आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जगह यानी कि अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने कंजर्व कर दिया, वहीं से प्रोटेक्ट कर दिया कि यहाँ पर कोई शिकार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, जो जैसे स्पीशीज़ का में शिकार नहीं करेगा, जिससे वो कंजर्व रहे, बचा रहेगा। हमने उसे वहीं पे उसी के एरिया में कंजर्व करते हैं। इन सिटू में, एक्सिटू में हम क्या करते हैं, उठाते हैं, एक सेल में बंद कर देते हैं, नहीं तो उसी के जैसे उसे इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट में हो जाता है वैसे उसे प्रोवाइड करता है, जो कि हमें जू में देखने को मिलती है। और इस एक्सिटू कंजर्वेशन में हम उसकी हैबिटेट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि उसे क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, और उसके बेस पे हम और ज़्यादा अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक्सिटू कंजर्वेशन आप समझ गए होंगे सेल के अंदर होता है, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके की जेल के अंदर ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।